तारीख 3 जुलाई साल 1995, रात के करीब 12:30 बजे। बगिया रेस्टोरेंट, अशोक यात्री निवास, कन्नॉट प्लेस, दिल्ली। बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर से आग की लपटें तेज तेज धधकते हुए ऊपर उठ रही थी। उस आग की लपटों का एक सिरा ऊपर लगे तिरपाल तक पहुंच रहा था। उन आग की लपटों पर रेस्टोरेंट के बाहर से सब्जी का ठेला लगाने वाली अनारो देवी की नजर पड़ी। वो आग इतनी तेज थी कि अनारो देवी की चीख निकल गई। अनारो देवी ने जोर जोर से हल्ला करना शुरू कर दिया। आग आग, बगिया होटल में आग लग गई, कोई बचाओ। ये चीख पुलिस की गाड़ी में बैठे कांस्टेबल अब्दुल नजीर गुंजू के कानों तक गई। अब्दुल नजीर गुंजू ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और बगिया रेस्टोरेंट के सामने लाकर खड़ी कर दी। अब्दुल नजीर ने बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव का नाम लेकर आवाज दी, केशव, दरवाजा खोल, ये क्या भून रहा है? जिसकी लपट रोड तक आ रही है, जल्दी दरवाजा खोल। कुछ देर बीत गई पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब्दुल नजीर को कुछ शक हुआ। वो दरवाजे के ऊपर पांव रखकर बगिया रेस्टोरेंट की बाउंड्री वॉल पर चढ़ गया। अंदर देखा तो उसे दो शख्स तंदूर के पास नजर आए। दोनों तंदूर के अंदर बड़े बड़े डिब्बे से बटर डालने की कोशिश कर रहे थे। तंदूर से आग की लपटें निकल रही थी। अब्दुल नजीर ने दोबारा आवाज लगाई, केशव, दरवाजा खोल, नहीं तो मैं फोर्स बुलाऊं। केशव ने अंदर से जवाब दिया, खोलता हूं साहब। बगिया रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। अब्दुल नजीर रेस्टोरेंट के अंदर गया। उसने तुरंत केशव से कहा, तंदूर में क्या भून रहा है? इतनी लपटें उठ रही हैं। केशव ने घबराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं साहब, वो पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर थे, पुराने पोस्टर ही जला रहे हैं। कांस्टेबल अब्दुल नजीर को केशव की शक्ल पर कुछ घबराहट नजर आई। अब्दुल नजीर केशव को पीछे करते हुए तंदूर की तरफ आगे बढ़ा। तंदूर से ऐसी आग निकल रही थी कि जैसे उसके अंदर कोई ज्वालामुखी हो। अब्दुल नजीर तंदूर की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तंदूर के नीचे एक जलता हुआ इंसानी हाथ गिर गया। उस जलते हुए इंसानी हाथ को देखकर अब्दुल नजीर को पता चल गया कि इस रोटी और बोटी भूनने वाले तंदूर में इंसानी शरीर को जलाया जा रहा था। वो मंजर देखकर कांस्टेबल अब्दुल नजीर बुरी तरह से घबरा गया। तुरंत वहां से बाहर निकला और पुलिस पीसीआर को कॉल किया। देखते ही देखते पुलिस पीसीआर की गाड़ियां बगिया रेस्टोरेंट पहुंच गई। पीसीआर की गाड़ी देखकर केशव के अलावा जो दूसरा शख्स वहां मौजूद था, वो रेस्टोरेंट से चुपचाप निकल गया। 3 जुलाई साल 1995, रात के करीब 1 बजे कीबोर्ड के खटखट की आवाज और राजधानी दिल्ली के नामचीन मीडिया घरानों में फोन की घंटी बजी। उधर से जल्दबाजी में आवाज आई, एक कांग्रेस नेता के रेस्टोरेंट के तंदूर में इंसानी बॉडी को जलाने की कोशिश की गई। इतना सुनते ही मीडिया के क्राइम रिपोर्टर्स की गाड़ी कवरेज के लिए तैयार होने लगी। कुछ ही समय बाद बगिया रेस्टोरेंट में नेशनल मीडिया की गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। लेकिन इस समय तक किसी को अंदाजा नहीं था कि ये केस कितना बड़ा बनने वाला है। ये वही केस था जिसकी तब के क्राइम रिपोर्टर्स कसमें खाया करते थे। इसी केस की बायलाइन ने ना जाने कितने रिपोर्टर्स को स्टार रिपोर्टर बना दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मर्डर करने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने का ये अपने आप में एक अनोखा मामला था, जिसे दुनिया की तारीख में तंदूर कांड के नाम से याद किया जाता है। पर तंदूर कांड की कहानी जलते हुए ज्वालामुखी जैसे तंदूर से शुरू नहीं हुई थी। ये प्रेम कहानी थी जिसकी शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई थी। साल था 1995। दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा, उसकी पत्नी नैना साहनी और मतलूब करीम, इन 3 किरदारों के नाम को आप याद रखिएगा क्योंकि पूरी कहानी के सूत्रधार यही तीनों हैं। दिल्ली, जिसे अब दिल्ली नाम से बुलाया जाने लगा है, वहां आज के समय में जहां होटल शंग्रीला है, वहां साल 1995 में अशोक यात्री निवास हुआ करता था। उसी के अंदर टेंडर पर तब के दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट
सुशील शर्मा ने एक बगिया नाम का रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश किया था। सुशील शर्मा और नैना साहनी की प्रेम कहानी दिल्ली यूथ कांग्रेस के दिनों की थी। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि सुशील, नैना और मतलूब करीम जाकिर हुसैन कॉलेज के दिनों से ही द नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट ब्रांच का हिस्सा बन गए और बाद में इन्होंने यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया, जहां सुशील धीरे धीरे प्रेसिडेंट बना और नैना और मतलूब भी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। नैना और मतलूब की दोस्ती कॉलेज के दिनों से ही काफी गहरी थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मतलूब को नैना से प्रेम था, जिसे उसने दोस्ती की परत में छुपा कर रखा हुआ था। मतलूब बहुत जल्द नैना को प्रपोज करना चाहता था, पर इसी बीच कॉलेज में इलेक्शन का दौर आ गया। नैना और सुशील एक साथ चुनाव प्रचार करने लगे। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों के बीच नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गईं। इलेक्शन रिजल्ट का दिन आया। सुशील चुनाव जीत चुका था। नैना ने सुशील को पास बुलाया और कहा, तुमने इलेक्शन तो अभी जीता है, पर मेरे दिल को बहुत पहले जीत चुके हो। सुशील ने अपने तेवर भरे अंदाज में जवाब दिया, मुझे तो तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, पर मेरे साथ मजाक मत करना। शादी करना हो तभी प्यार करना। हाँ, एक बात और, तुम्हारे और उस फ्रेंड मतलूब के बीच कुछ है तो नहीं? इसका नैना ने सीधे जवाब दिया, अरे वो तो बस मेरा दोस्त ही है और कुछ नहीं। फिर तुम बताओ कब शादी करनी है? इसी के साथ नैना और सुशील के बीच अफेयर शुरू हो गया। दोनों हमेशा साथ में ही बुलेट में घूमते नजर आने लगे। बहुत जल्द दोनों ने शादी भी कर ली और नैना के प्रति मतलूब करीम का प्यार दिल के किसी कोने में दबा सा रह गया। शादी के बाद कुछ महीनों तक सुशील और नैना का समय काफी अच्छा बीत रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया करते थे। जब कुछ और समय बीता तो सुशील अपने पॉलिटिक्स करियर को आगे बढ़ाना चाहता था, जिसकी वजह से वो काफी बिजी रहने लगा। इसी समय का सही फायदा मतलूब करीम ने उठाया। उसकी नैना की जिंदगी में फिर से एंट्री हुई। नैना और मतलूब के बीच की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। एक दिन अचानक मतलूब ने नैना से कहा, नैना, ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन है तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हें फिर से यूथ कांग्रेस की तरफ लौटना चाहिए। तुम्हारे अंदर काबिलियत है। नैना ने उस समय तो मतलूब की बात को अनसुना कर दिया, पर वो समय भी जल्दी आ गया जब मतलूब के कहने पर नैना भी यूथ कांग्रेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाने लगी। हालांकि नैना और मतलूब करीम की दोस्ती के बारे में सुशील शर्मा को भी अच्छे से पता था, पर शादी के बाद मतलूब का नैना की जिंदगी में दखल देना सुशील शर्मा को रास नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि नैना की जिंदगी में मतलूब कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और सुशील का शक सही साबित होने लगा, क्योंकि मतलूब करीम और नैना की दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी होती जा रही थी। दोनों अधिकतर साथ में ही नजर आया करते थे। कई बार सुशील ने नैना और मतलूब को एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए भी देखा था। मतलूब और नैना की दोस्ती अब उस मुकाम पर आ गई थी कि सुशील के मन में शक का बीज और ज्यादा गहरा होने लगा था। कुछ समय और गुजरता गया। सुशील को ये दिखने लगा कि नैना और मतलूब काफी समय साथ में गुजारने लगे हैं। वो दोनों साथ में पार्टी भी करते थे और शराब भी पीते थे। कई बार तो सुशील ने दोनों को एक दूसरे को गले लगाते भी देखा था। ये सब देखकर सुशील के मन का शक पक्का हो गया कि उसकी पत्नी नैना साहनी का अपने दोस्त मतलूब करीम के साथ अवैध संबंध है। साथ ही सुशील शर्मा का दिन अब इसी ओवर थिंकिंग में गुजरता था कि मतलूब और नैना साथ में क्या कर रहे होंगे। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि मतलूब और नैना साथ में बिस्तर शेयर करते हैं। तारीख आई 2 जुलाई 1995। दिल्ली के गोल मार्केट का सरकारी बंगला 8x2A। रात के करीब 8:30 बजे सुशील घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नजर अपनी पत्नी नैना पर पड़ी। तब नैना किसी से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। नैना कॉल पर कह रही थी, तुमसे मिलकर सुकून मिलता है। लेकिन तभी सुशील की आहट सुनते ही नैना ने फोन काट दिया।
सुशील ने तुरंत सवाल किया, नैना तुम किससे बात कर रही थी? नैना ने झूठ बोल दिया, किसी से नहीं यार, रॉन्ग नंबर था। तुम क्यों मेरे कॉल को सुनते रहते हो? ये बोलकर नैना किचन की तरफ चली गई। नैना के हाव भाव से सुशील को शक हुआ। अपने शक को पुख्ता करने के लिए सुशील ने लैंडलाइन फोन पर रीडायल बटन दबा दिया। उधर कॉल की घंटी गई और फोन मतलूब करीम ने उठाया। सुशील का शक सही निकला। उस रॉन्ग नंबर का पता नैना साहनी के करीबी दोस्त मतलूब करीम का घर था। अब सुशील के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसकी पत्नी का अफेयर मतलूब करीम से चल रहा था और उसकी गैर हाजिरी में नैना और मतलूब फोन में घंटों बात करते थे। सुशील शर्मा सीधे नैना साहनी के पास गया और उस पर इल्जाम लगाते हुए कहता है, तुम मुझसे झूठ बोलती हो। तुम और मतलूब केवल दोस्त नहीं बल्कि तुम दोनों का अवैध संबंध है। तुम मेरे पीठ पीछे क्या करती हो सब मालूम है मुझे कई लोगों ने कहा है कि तुम्हारी पत्नी और मतलूब अय्याशी कर रहे हैं। सच क्या है नैना, तुम मुझे बताओ। नैना ने जवाब दिया, हाँ कर रहे हैं अय्याशी, बताओ क्या करोगे? तुम जो खुशी मुझे नहीं दे सकते वो मुझे मतलूब से मिलती है। एक सच सुनना चाहोगे? वो ये है कि तुम अच्छे पति कभी बन ही नहीं सकते हो। दोनों की बहस बढ़ती गई। सुशील शर्मा का गुस्सा तेज हो गया और उसने अपनी लाइसेंस वाली पिस्तौल सीधे नैना साहनी के ऊपर तान दी। नैना को लगा कि ये गोली नहीं चला सकता। उसने कहा, हिम्मत है तो चलाओ गोली। और फिर 2 जुलाई 1995 की रात करीब 9 बजे सरकारी क्वार्टर 8/2A से 3 गोली चलने की आवाज आई। ये गोली सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी के ऊपर चलाई थी। पहली गोली कमरे की छत पर लगी, दूसरी नैना साहनी की गर्दन पर और तीसरी गोली नैना साहनी के सर पर, जिससे मौकाए वारदात पर ही नैना की मौत हो गई। नैना के गिरने के बाद सुशील भी वहीं बेसुध होकर बैठ गया। जिस खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत कॉलेज के दिनों में हुई थी, उसका अंत 3 गोलियों से हो चुका। हालांकि नैना की मौत के कुछ समय बाद जब सुशील को एहसास हुआ कि उसने गुस्से में अपनी ही पत्नी का मर्डर कर दिया, तो उसे पछतावा हुआ, पर अब वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और एक बड़े पॉलिथीन का इंतजाम किया। कुछ घंटे बाद फ्लैट का दरवाजा दोबारा खुला। पिछली बार जब खुला था तो सुशील शर्मा अंदर आ रहा था। अब सुशील बड़ी सी पॉलिथीन को खींचता हुआ फ्लैट से बाहर निकल रहा था। सुशील ने पार्किंग में खड़ी अपनी कार की डिक्की खोली और उसमें पॉलिथीन को डालकर कार को तेज रफ्तार से लेकर निकल गया। रात के करीब 10 बजे ITO पुल दिल्ली। सुशील तेज रफ्तार से कार को लेकर ITO पुल पहुंच गया। शायद उसे किसी खास मौके की तलाश थी, पर भीड़ भाड़ होने की वजह से उसे वो मौका मिल नहीं पाया। दरअसल सुशील कार की डिक्की में रखी नैना की लाश को यमुना नदी में फेंकना चाहता था। इसलिए वो अपनी कार से पुल के कई चक्कर लगा रहा था, लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद भी उसे सही मौका नहीं मिल पाया। अचानक उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। अब उसने अपनी कार का रुख कनॉट प्लेस की तरफ मोड़ दिया। रात के करीब 10:45 हो चुके थे। तेज रफ्तार कार हवा से बातें करते हुए अशोका यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्टोरेंट के पास जाकर रुकी। रेस्टोरेंट में इस वक्त भी लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। कार से यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट सुशील शर्मा निकला और अपने मैनेजर का नाम लेकर जोर से आवाज लगाई, केशव इधर आ। केशव ही वो शख्स था जिसे सुशील शर्मा का विश्वास पात्र भी कहा जाता था। सुशील ने केशव से कहा, तुरंत इस रेस्टोरेंट को आज के लिए बंद कर दो। सभी से कह दो कि खाना खत्म हो गया है। केशव को हैरानी हुई, पर वो मालिक के सामने कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस इतना बोला, मालिक, जो लोग अभी खा रहे हैं उनको खाने देते हैं। इसके जवाब में सुशील शर्मा ने भी कहा, हाँ, बाकी सभी के लिए खाना बंद कर दो। केशव ने भी ऐसा ही किया, जल्दी से पूरे रेस्टोरेंट को खाली कर दिया। इसके बाद केशव को छोड़कर रेस्टोरेंट के बाकी स्टाफ की भी छुट्टी कर दी गई।
और पूरी लाइट्स को भी बंद कर दिया गया। केवल एक चीज जल रहा था और वो था रोटी और बोटी को सेकने वाला तंदूर। सुशील शर्मा ने केशव को पूरी कहानी सुनाई। घटना को सुनकर केशव के भी हाथ पांव फूल गए, लेकिन पुरानी पहचान होने की वजह से उसने सुशील का साथ देने के लिए हामी भर दी। सुशील और केशव ने मिलकर गाड़ी से नैना साहनी की लाश निकाली और उसे तंदूर में डालने की कोशिश करने लगे। हालांकि लाश बड़ी होने की वजह से तंदूर में ठीक से जा नहीं रही थी, लेकिन इन दोनों ने किसी तरह मोड़कर नैना साहनी की लाश को तंदूर में डाल ही दिया। इसके बाद लाश को अच्छी तरह से जलाने के लिए इन्होंने बटर के कई डब्बे और यूथ कांग्रेस के बैनर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन बटर की वजह से आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि तंदूर के ऊपर लगे शेल्टर तक पहुंचने लगी। धीरे धीरे वो आग इतनी तेज हो गई कि रेस्टोरेंट के बाउंड्री के बाहर से भी किसी की भी नजर उसमें पड़ सकती थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बगिया रेस्टोरेंट के अंदर एक सब्जी का ठेला लगाने वाली रहा करती थी, जिसका नाम अनारो देवी था। उसने जब आग की ज्वाला को देखा तो वो घबरा गई और चिल्लाने लगी, आग आग, देखो आग लग गई। इसके बाद का क्राइम सीन आपको एपिसोड के शुरू में ही बता दिया गया है। कांस्टेबल अब्दुल नजीर गुंजू के आने के बाद जो शख्स तंदूर के पास से फरार हुआ था वो सुशील शर्मा ही था। 3 जुलाई 1995 की रात देश के सभी लीडिंग मीडिया हाउस के जर्नलिस्ट बगिया रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। तंदूर में लगी आग को बुझा दिया गया था और मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आई थी शक और वहशीपन की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान तंदूर कांड। मीडिया के जरिए ही ये खबर दिल्ली यूथ कांग्रेस के नेता मतलूब करीम को मिली, वही मतलूब जिसकी दोस्ती ने एक घर को बर्बाद कर दिया। मतलूब करीम ही वो पहला शख्स था जिसने दुनिया को पहली बार बताया कि तंदूर में भुनी गई लाश नैना साहनी की है। वही नैना साहनी जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुशील शर्मा की पत्नी है। इसकी पहचान उसने उंगलियों में पहनाई गई अंगूठी से की। उसका दावा था कि ये अंगूठी उसी ने नैना को उसके बर्थडे की रात पहनाई थी और उसके बाद दोनों के बीच का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो गया था। इसी के साथ मतलूब करीम ने पुलिस के सामने शक जताया कि नैना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति सुशील शर्मा ने ही की है। हालांकि पुलिस लॉकअप में थोड़ी सी खातिरदारी के बाद केशव ने भी पुलिस को सब कुछ बता दिया। साहब ने ही लाश तंदूर में जलाने को कहा था, लेकिन मर्डर किसने किया मुझे नहीं मालूम। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर सुशील शर्मा कहाँ गया। फिर पुलिस को उनके खबरियों से पता चला कि सुशील शर्मा भागकर बेंगलोर पहुंच गया है। वहां उसने अपने लुक को भी पूरी तरह से बदल लिया था। साथ ही साथ बेंगलोर की एक कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन देने वाला था कि मुझे किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है। तारीख आई 10 जुलाई। इसी दिन दिल्ली पुलिस ने बेंगलोर पहुंचकर सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली लाने के बाद सुशील शर्मा ने कबूल किया कि उसे अपनी पत्नी के ऊपर शक था कि उसका अफेयर मतलूब करीम से चल रहा था। दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशन थे। इसी गुस्से में उससे गोली चल गई। क्राइम की दुनिया को कवर करने वाले बताते हैं कि देश ही क्या पूरी दुनिया में भी मर्डर के बाद लाश को ठिकाने लगाने की ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। इसीलिए 7 नवंबर 2003 को लोअर कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर के दायरे में रखते हुए सजाए मौत का ऐलान किया। हालांकि 10 साल बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 2 साल के बाद यानी 2015 में सुशील शर्मा ने पैरोल के लिए अपील की और उसकी तरफ से दलील दी गई उसने उम्र कैद से ज्यादा की सजा जेल में काट ली है। इसके बाद बिना किसी शर्त के उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया। साल 1995 में वो अरेस्ट हुआ था और साल 2015 में पैरोल के माध्यम से उसे रिहाई मिल गई थी। आज भी सुशील शर्मा नए नाम नई पहचान के साथ कहीं इसी देश के कोने में अपनी बची हुई जिंदगी गुजार रहा है। अगर आज भी किसी को भनक लग जाए कि उसके बगल में बैठा या चल रहा इंसान तंदूर कांड वाला सुशील शर्मा है,
तो उसकी रूह कांप जाएगी। तंदूर कांड, जिसने दुनिया को डरने में मजबूर कर दिया था। एक ऐसा कांड जिसने इश्क और शक के बीच की महीन रेखा को समझाने का काम किया कि कैसे एक छोटा सा शक कई जिंदगियों को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ऐसी ही और रियल मर्डर मिस्ट्रीज के लिए सुनते रहिए अपराध।